ये तो एकदम सिद्ध हो चुका है कि अमेरिका रशिया के पूरी तरह से दबाव में है। अब यहां पे एक और पक्ष निकल के आ रहा है कि अमेरिका रशिया के साथ साथ में अब फ्रांस के दबाव में भी आ रहा है। जी हां, ये नया एंगल समझिए, देखिए, जानिए कि आखिर में यहां क्या घटना हो रही है। क्योंकि परसुइंग पीस का नारा देने वाला अमेरिका, सत्य वचन तो यह है कि वो चाहता नहीं है कि युद्ध शांत हो। और इस बात को न सिर्फ नाटो बल्कि यूरोप के लगभग हर बड़ा देश समझ रहा है, दुनिया देख रही है, जान रही है। और रशिया को भी पता है कि जेलेंस्की का सिर्फ अमेरिका उपयोग कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था को वर्तमान समय में इस युद्ध की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये युद्ध किसी समय पर रुकेगा तो उसकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत कट जाएगा। क्योंकि जब ये यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद जेलेंस्की जिस तरीके से अपनी तड़पन को प्रकट कर देते हैं और कहते हैं, साहब हमें सुरक्षा दीजिए, किसी भी स्थिति में यदि आप सुरक्षा नहीं देंगे तो हमारे हाल बेहाल होंगे, इसके बदले में हम आपसे 100 बिलियन यूएसडी के हथियार लेने को तैयार हैं। साहब 100 बिलियन यूएसडी कहने का मतलब यह कि युद्ध चलेगा तो हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे तो मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाएगी। इस स्थिति के आंकड़े बड़े स्पष्ट होते हैं। मैंने अपने पुराने एक वीडियो में इन आंकड़ों को क्लियर किया था। आप देख सकते हैं 2021-22 युद्ध से पहले अमेरिका का सालाना युद्ध जो हथियारों का व्यापार है वो 170 बिलियन डॉलर का था। सरकारी आंकड़े 40 बिलियन डॉलर पे थे, प्राइवेट 130 बिलियन। और जब ये युद्ध चल रहा है, वर्तमान स्थिति ये है कि ये 170 बिलियन यूएसडी से 325 बिलियन यूएसडी के ऊपर आकर के टिक गया। ऑलमोस्ट 100% का जंप यहां लग गया। खैर, ये जो निर्यात, रक्षा निर्यात बढ़ा, इसका बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप और स्पेशली यूक्रेन ने खरीदा है। तो युद्ध एक बड़ा मुनाफे का सौदा है। और जब ये 100 बिलियन डॉलर की कहानी आई थी तो रशिया ने साफ साफ इसको संकेत दे दिए थे कि भाई अब हम जो है वो डिफेंसिव गेम नहीं खेलेंगे, अब हम अटैकिंग की तरफ बढ़ेंगे। और रशिया जो है वो अटैकिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो प्री अटैकिंग मोड में आ चुका है। इस शब्द को बहुत ध्यान और गंभीरता पूर्वक समझिए। प्री अटैकिंग मूव या प्री अटैकिंग मोड क्या है, बात को समझते हैं। यहां पर आप देखिए कि जब ये सारी चर्चा हो रही थी और रशिया ने अटैक किया कीव के ऊपर, अपने ड्रोन अटैक हुए जबरदस्त और रशिया की सरकारी इमारतों को गिरा दिया गया, उसके बाद में पूरी दुनिया में यह आलोचना हुई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस सारी एक्टिविटी के बाद में अगला निशाना रशिया ने बनाया मेरे दोस्तों पोलैंड को। ये पोलैंड को जब मैं निशाना बनाने की बात बोल रहा हूं, यही है वो प्री अटैकिंग मोड। प्री अटैकिंग मोड का मतलब रशिया ने अपने ड्रोन भेजे पोलैंड के एयर स्पेस में और आश्चर्यजनक रूप से जो ड्रोन आए थे उन ड्रोन में किसी प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वो वॉरहेड से फ्री था। सिंपल एक पावर टेस्टिंग थी। उनको दिखाने का मतलब था कि भैया देखो, हम तुम्हारे एयर स्पेस में पेनिट्रेट कर सकते हैं। यूक्रेन को तो लगभग 1/3 रशिया खा चुका है, इसका तो बहुत खतरे में हाल चल रहा है। अब यहां पे इन्होंने पोलैंड में पेनिट्रेट किया। जब पोलैंड में पेनिट्रेट किया तो साहब ये चर्चा हुई, आखिर में ये ड्रामा था क्या? क्या ये गलती से आए थे? क्या ये वाकई में इंटेंशनली भेजे गए थे? तो द गार्डियन ने इस बात को कवर यूं किया कि भैया क्रेमलिन जो था वो टेस्ट कर रहा है नाटो पे, देख रहा है कि वाकई में तुम्हारा दम कितना है और तुम मुझे कितना रोक सकते हो। क्योंकि अब तक जो बातें हो रही थी वो जुबानी जंग हो रही थी। व्लादिमीर पुतिन अपनी मुस्कान के साथ में हर बात का जवाब दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे थे भैया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, इस बात को आपने सुना होगा। लेकिन रशिया को कहीं कमजोर समझने की गलती बाकी देश ना करें, इसलिए रशिया ने यह मूव दिखाया है। अब जब यह बात आई तो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई ये जो पोलैंड के अंदर जो गया है ये ड्रोन, और इस ड्रोन को जो गिरा दिया गया, क्योंकि गिराने का मतलब यह था कि इसकी जब टेस्टिंग हुई तो ये तो प्रूव हो गया कि भाई इसमें हथियार तो है ही नहीं, तो फिर क्यों भेजा गया? तो यहां पे जब सवाल जवाब के सिलसिले शुरू हुए तो सबसे पहले प्रकट होते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने जो एक बात लिखी अपने ट्विटर के ऊपर, यानी एक्स पे जो पोस्ट किया, उस पोस्ट को थोड़ा समझना चाहिए। वो यहां पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लिखते हैं कि मेरी जो बातचीत हुई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से, पोलैंड के से और फॉरेन मिनिस्टर से, तो वो लिखते हैं भाई यूक्रेन इज रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस। सर बड़ा हास्यास्पद लगता है। यानी ये कह रहे हैं पोलैंड को कि भैया तुम्हारे ऊपर जो ड्रोन आए हैं तो अब हम मदद करने को तैयार हैं। अब मदद कैसे करेंगे? हम तुम्हें हमारा अनुभव शेयर करेंगे, कुटाई खाने का, पिटने का अनुभव शेयर करेंगे। इनका अनुभव बचा क्या है? आश्चर्य की बात है सर। यूक्रेन इज रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस।
असिस्ट विद द ट्रेनिंग ऑफ पॉलिश मिलिट्री पर्सनल, मतलब हम तुम्हारे सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे, पोलैंड के सैनिकों को, एंड जॉइंटली बिल्ड डिफेंस सिस्टम, हम ये सारे काम करेंगे। अब मेरे दोस्तों एक और बात इन्होंने कही है कि भाई अब हमें क्या चाहिए, हमने एक और बात पे चर्चा की कि यूक्रेन की ईयू मेंबरशिप को लेके हम बात करेंगे। बात समझिए, ईयू की मेंबरशिप से पहले यहां पे जो हल्ला मचा था वो नाटो की मेंबरशिप का था, और नाटो की मेंबरशिप जब ट्रंप की तरफ से मना हो गई तब इन्होंने एक नया राग अलापा कि भाई हमें ईयू की मेंबरशिप चाहिए, और ईयू की मेंबरशिप को लेकर पुतिन ने कह दिया कि भैया हमें कोई आपत्ति नहीं, ईयू की मेंबरशिप होगी तो चलेगा। तो अब मतलब यह है कि जेलेंस्की खुद एक फुट पीछे कदम ले चुके हैं, नाटो से हटके ईयू की तरफ जा रहे हैं, ईयू में जा रहे हैं, रशिया को आपत्ति नहीं है, वो लड़ाई का मुद्दा नहीं। तो यहां पे समझना पड़ेगा कि किस तरीके से खुद तो एक कदम पीछे अपने लक्ष्य से, और दूसरे देश को कहते हैं जी हम तुम्हारी मदद कर देंगे। इन सारे की सारी स्थितियों के बीच में जो व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन के टारगेट क्या थे उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में पोलैंड के पास ये गए क्यों। तो सोचते हो ये एक जो एयरपोर्ट है शेरोवा यासियोंका, ये यासियोंका एयरपोर्ट बेसिकली यूक्रेन के जो सप्लाई चेन है, जहां से नाटो बड़ी मात्रा में हथियार यूक्रेन को देता है, ये पोलैंड में स्थित है, और आश्चर्यजनक रूप से यहां से अप्रॉक्स 80 to 90% हथियारों की जो आपूर्ति है वो यूक्रेन को यहीं से की जाती है। तो एक तरह से यूक्रेन के इस सप्लाई नेटवर्क को काटने का एक प्रयास कह सकते हैं, प्रयास भी नहीं तो कम से कम ये डराया जा सकता है कि भैया देखो हमारी अप्रोच बहुत गहरी है और यहां तक हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, या तो तुम अपने कदमों को वापस ले लो, और ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये प्री अटैकिंग मूव है, जिस दिन अटैकिंग मूव होगा उस दिन तुम्हारा यहां पे अस्तित्व बचने वाला नहीं है। अब जब बात आई डोनाल्ड ट्रंप पे, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि साहब आप बताइए आपका क्या बोलना है इसके ऊपर, तो यहां पे ट्रंप के लिए बड़ी दुविधाएं खड़ी हो गई। दुविधाएं यूं खड़ी हो गई कि जब अलास्का में मिले थे, परसुइंग पीस के नारे थे, उसके बाद में जब जेलेंस्की के साथ में मुलाकात हुई तो इनको लगा कि भाई अब तो चीजें सेटल डाउन होंगी और हमारे पक्ष में चीजें हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में जब रशिया का ये मूव हुआ है तब इनके लिए ये थोड़ी शर्म की बात हो गई कि हमारे होते हुए, हम अंकल यहां बैठे हैं, ग्रिंगो अंकल, और हमारे होते हुए अगर कुछ ऐसा होगा तो सर ये बात पचने वाली नहीं। तो इन्होंने एक शब्द प्रयोग कर लिया कि ये बाय मिस्टेक भी हो सकता है, और ये जो शब्द था बाय मिस्टेक होना, यही एक ट्रंप के लिए और अमेरिका की बड़ी भारी आलोचना का कारण यूरोपियन समुदाय में बन गया, नाटो समुदाय में बन गया। बोला कि भैया तुम मदद कर नहीं सकते तो कम से कम हमारे मोराल को गिराओ तो मत। अब ऐसी स्थिति का फायदा सर उठाया गया जबरदस्त तरीके से। यहां पे क्या वॉशिंगटन पोस्ट ने न्यूज कवर की है कि जैसे ही ट्रंप ये बात बोलते हैं कि ये बाय मिस्टेक हो सकता है, पोलैंड की तरफ से बयान आता है, पोलैंड रिबफ्स ट्रंप ऑन रशियन ड्रोन इंसिडेंट एज मे बी ए मिस्टेक। मतलब कहा कि बाबूजी मिस्टेक नहीं थी, ये इंटेंशनल था और हमारी ताकत को परखने का प्रयास था। तो मतलब पोलैंड ने ट्रंप की तरफ से आए हुए बयान को कट किया। अब इसका फायदा कहां से उठाया गया? फायदा उठाया उसके एक मजबूत देश, नाटो के मजबूत देश फ्रांस के द्वारा। मैंने बहुत शुरू में एक बात कही थी कि यहां पर अब टसल फ्रांस और अमेरिका के बीच भी है, क्योंकि जैसे ही एक लूप क्रिएट हुआ, एक छोटा सा स्पेस क्रिएट होता है कि भाई यहां पे अमेरिका गलती कर रहा है, उसका फायदा फ्रांस ने कैसे उठाया? फ्रांस डिप्लॉयज 3 जेट्स टू शील्ड पोलैंड आफ्टर रशियन ड्रोन इनकर्जन। मतलब फ्रांस ने बात नहीं की, 3 जेट्स को डिप्लॉय कर दिया, यानी पोलैंड तुम्हारी सुरक्षा में, फ्रांस खड़ा है। हमने बहुत बार, कई बार बोला है कि फ्रांस और अमेरिका एक मंच पे बैठते हैं, एक थाली में खाते हैं, लेकिन मन के अंदर वो प्रेम लगाव नहीं है, क्योंकि दोनों ही बड़े दुनिया के देश हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में डील करते हैं। फ्रांस एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर किए हुए है, तो अमेरिका चाहता है फ्रांस को टक्कर करना, फ्रांस अमेरिका को बीट करना चाहता है। वहीं पे अगर आप सिविल एविएशन में देखेंगे तो दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां, एयरबस और बोइंग, ये एक अमेरिका की है तो एक फ्रांस की है। एयरबस फ्रांस की है, बोइंग अमेरिका की है, तो दोनों के बीच में टसल गहरा है। अब साहब जैसे ही ये फ्रांस ने यहां एंट्री मारी, इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद में अमेरिका में भी थोड़ी हलचल होना लाजमी थी, क्योंकि उसके बयान के बाद में नाटो ने एक ईस्टर्न सेंट्री के नाम से एक मिशन कह लीजिए या एक डिफेंस प्लान को लॉन्च कर दिया। सेंट्री का, यहां पे सेंट्री का मतलब होता है पहरेदारी। मतलब कि ये जो यूक्रेन के, माफ कीजिएगा, जो रशिया का ड्रोन इंक्लूजन हुआ है पोलैंड की तरफ, अब ये ऑपरेशन सेंट्री इन्होंने यहां पे लॉन्च कर दिया। बल कहां से मिल रहा था? फ्रांस के बयानों से मिल रहा था। रीजन है अमेरिका तो उसको कह रहा था कि भाई हो सकता है गलती से हो गया हो। तब फिर जो है वो अंकल ने बबुआ की तरफ गौर करके देखा और कहा कि बेटा कुछ करो। मार्को रूबियो फिर बयान देने आते हैं और कहते हैं कि भैया ये जो एक्शन है इट इज अनएक्सेप्टेबल।
अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपने बयान से फिर अमेरिका जो है वो पलटा है कि रशिया के ड्रोन को अब ये जो इनकर्जन है इसको हम क्या नहीं करेंगे, पोलैंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर मिस्टेक हुई तो मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल कैसे हो सकती है? मिस्टेक में तो माफी होती है भी, ठीक है, दोबारा नहीं होगा, सिंपल बात है। तो कुल मिलाकर के फ्रांस के उस कदम ने अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर दिया। वहीं पे एक खबर जो है वो AIR आकाशवाणी ने कवर की, ऑल इंडिया रेडियो ने, कि साहब अमेरिका नाटो के इस सुरक्षा की गारंटी है वो UN में भी ले रहा है, कह रहा है कि विल डिफेंस एवरी इंच ऑफ नाटो टेरिटरी। हम UN के अंदर बोल रहा था अमेरिका कि हम नाटो की एक एक इंच को बचाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब खुल्लम खुल्ला आपसी बात एक तरह से ओपन आ चुकी है कि दोनों देश किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये चर्चा आती है कि क्या दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, तो सर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा NO, नो, नहीं सर नहीं। रीजन ये है कि अमेरिका के चक्कर में बाकी दुनिया के देश खुद की बलि नहीं देने वाले हैं। दूसरी तरफ रशिया का जो पलड़ा है वो भारी है। रशिया के साथ में खड़े हुए देश, अगर इनकेस ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि अगर आमने सामने होंगे तो सर अमेरिका वर्सेस रशिया ही होने वाला है, उस स्थिति में अमेरिका के साथ खड़े हुए देशों की कंडीशन कमजोर होगी बनिस्पत रशिया के। आज की स्थिति तो यही समीकरण कहती है। आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा। अब साहब यहां पे इस मधुर मुस्कान के पीछे कुछ और चल रहा था। यहां पर इन्होंने क्या किया कि यूक्रेन के बाद के अंदर पोलैंड, अब पोलैंड के ऊपर भी जब उछल कूद मचना शुरू हुई, इन्होंने कहा कि तुम हमें नहीं रोक पाओगे, तुम डाल डालो हम पात पात हैं। एक अपना जो है इसको कह सकते हैं प्री अटैकिंग मूव एक और दिखाया। अब यहां पे उसके बाद में पोलैंड के बाद एंट्री मारी इनके ड्रोन्स ने रोमानिया में। अब रोमानिया कहां है एक बार फिर नोटिस कर लीजिए सर, ये रशिया है, रशिया के पास यहां यूक्रेन है, क्रॉस यहां लग चुका है। उसके बाद में पोलैंड की टेरिटरी में एंट्री ले चुके हैं। अब यहां पे आता है सर ये रोमानिया। अब रोमानिया के दोनों के बीच में सर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। पोलैंड और रोमानिया के बीच में जो दो देश दिख रहे हैं, एक यह है स्लोवाकिया, एक है हंगरी। मेरे दोस्तों ये वो दो देश हैं जिनको रशिया से पेट्रोलियम सप्लाई हो रही थी, नाटो के वो दो देश जिनकी पेट्रोलियम सप्लाई को यूक्रेन ने डिस्टर्ब किया। और इन तीन देशों के बीच स्लोवाकिया हंगरी वर्सेस यूक्रेन की सिचुएशन तो बनी हुई ही है। इसी बात से यूएस टेंशन में है कि भैया जी अगर ये फूट पड़ी रही तो हम यहां पे क्या झंडे गाड़ देंगे। दूसरी तरफ यहां पे फ्रांस एक मौके की तलाश में है कि कब अमेरिका का पलड़ा यहां कमजोर हो और वो अपनी स्थिति को बेहतर बनाए, क्योंकि अमेरिका से डिफरेंसेस वो बहुत सारे मंचों पे देख सकता है, चाहे वो फिर ईरान का मुद्दा हो, चाहे फिर इजराइल के अंदर गाजा का मुद्दा हो, चाहे फिर वो फिलिस्तीन का मुद्दा हो। फ्रांस एक मजबूती से अमेरिका के विचारों की खिलाफत कर रहा है, भले वो एक टेबल पे एक साथ बैठ रहे हों। तो कुल मिलाकर के अब कहां पे पहुंच गए साहब? रोमानिया में पहुंच गए। अब रोमानिया में जैसे पहुंचे तो खबर हुई, एक बीबीसी का कवरेज है, दूसरा द हिंदू का कवरेज है। लिखा है रोमानिया बिकम सेकंड नाटो कंट्री टू रिपोर्ट रशियन ड्रोन इट्स एयर स्पेस। दूसरा ऐसा नाटो राष्ट्र बन चुका है रोमानिया जिसने ये रिपोर्ट किया है कि भाई हमारे इलाके में रशिया के ड्रोन्स आ गए। द हिंदू लिखता है आफ्टर पोलैंड रशियन ड्रोन्स ब्रीचेस रोमानियन एयर स्पेस ड्यूरिंग अटैक ऑन नेबरिंग यूक्रेन। साथियों तो रोमानिया के भी यहां पे अब हालात टाइट हैं। अब आपके साथ फिर व्लादिमीर जेलेंस्की प्रकट होते हैं और व्लादिमीर जेलेंस्की इस बात को बड़ा कठोरता से रखते हैं कि टुडे रोमानिया स्क्रैम्बल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया, अपने जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, विमान हैं, उनको रेडी कर लिया था। क्यों रेडी कर लिया था? क्योंकि रशियन ड्रोन एंट्री ले चुके थे। अब इनके लिए थोड़ा सोचने और गहराई वाली बात है सर, आप भी सामान्य बुद्धि से समझेंगे तो समझ जाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन जिस मोड में पहुंच चुके हैं कि अब इनको कंट्रोल करना पॉसिबल है। क्यों बात कर रहा हूं आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। इस ये जो पहले हमने बात करी है कि भैया जो स्क्रैम्बल की है, इस बात को क्या वाकई में मजबूत माना जा सकता है या ये इनकी कमजोरी है? अब आप एक एक बात को समझिए कि पुतिन किस डायरेक्शन में बढ़े हैं, पुतिन चाहते क्या हैं। यहां पर एस्केलेशन अलर्ट्स जो हैं वो जाहिर हो चुके हैं। कैसे सर? क्योंकि पोलैंड ने बॉर्डर एरिया में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी है कि भैया हवाई अपने एयर स्पेस को ये ब्लॉक कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि आसमान से हमला हो सकता है, बॉर्डर एरिया के लोग सेफ एंड सिक्योर रहें, खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और समझदारी बरतें। दूसरी चीज, जो एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया है आपके लुब्लिन, रोमानिया ने भी जेट्स स्क्रैम्बल किए। जो स्क्रैम्बल किए मतलब कि हमला हम पे हो सकता है, तो फिर हमने हथियार तैयार कर लिए। तो पोलैंड और रोमानिया दोनों क्या है, एक एस्केलेटिंग मोड में आ गए। रशिया की जो एक्शन था उसने इनको थोड़ा सा
अवेयर कर दिया, जो सो रहे थे गहरी नींद में कि जो कुछ होगा यूक्रेन के साथ होगा, हम तो पीछे से बोल लेंगे जो बोलना होगा। यहां पे साहब इनको सबक तो मिला है। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि रूस का उद्देश्य क्या दिखाता है, ठीक है। तो पहला तो सर यहां पे पोलैंड के जो विदेश मंत्री हैं रादोस्लाव सिकोर्स्की, ये बोलते हैं कि ये क्रेमलिन का टेस्ट है। मतलब ये एक तरह से उकसाना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि क्या रिस्पॉन्स आता है। रीजन ये है क्योंकि जो ड्रोन आए उनमें हथियार नहीं है। इसका मतलब क्या है, नुकसान पहुंचाना टारगेट नहीं था, लेकिन उनकी कैपेसिटी को टेस्ट करना टारगेट था। आखिर में करते क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, नोट्स को डराना और डिस्टर्ब करना, ये तो एकदम क्लियर ही है। ग्रे जोन कन्वर्ट करना कि भैया ये इलाका, यहां तक हमारी एंट्री हो चुकी है। और दूसरी चीज, जो रोमानिया का डेन्यूब बॉर्डर जोन है, जिसके हवाले से ये वहां से अनाज वगैरह की सप्लाई वगैरह भी होती है, उनको बताना कि यहां तक भी हम हमला कर सकते, थोड़ा सा सेफ रहिएगा। ऐसी स्थिति में ग्रिंगो अंकल थोड़े परेशान हुए। ग्रिंगो अंकल की दुविधा बढ़ गई कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। कारण यह है कि पुतिन के इस स्टेप ने कई संदेश दे दिए। पोलैंड को यह कहा है कि तुम्हारा बैकएंड लॉजिस्टिक सुरक्षित नहीं है भैया, तुम्हें हम बैकएंड पे बर्बाद कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम जब एंट्री ले सकते हैं, तो जो बिना ड्रोन का हथियार बिना हथियार का ड्रोन वहां आ सकता है, तो हथियार वाला भी तो आ सकता है। और हथियार वाला जब आ जाएगा तो फिर तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, घुसपैठ या डायवर्जन से एयर डिफेंस को थकाओ, पब्लिक प्रेशर बढ़ाओ कि वहां की जनता भी कहे कि भैया रशिया से पंगा मत लो, यूक्रेन की फाइट है, तुम हमें क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो। वहां की आम जनता में मैसेज पहुंचेगा। दूसरी चीज, रोमानिया के लिए यह है कि डेन्यूब कॉरिडोर जो है, जहां से वो अनाज, ईंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस पर रूस की पकड़ दिखाने की कोशिश है और रेंज का संकेत है कि इस एरिया तक हमारी पहुंच है। अगर हम इस सप्लाई लाइन को तोड़ देंगे तो रोमानिया की कमर टूट जाएगी। तो अब ये पोलैंड, रोमानिया जैसे देश अगर बैकफुट पे जाएंगे, निश्चित रूप से मानिए कल को कोई तनाव होता है तो आप हंगरी और दूसरा स्लोवाकिया, इन दो देशों को तो आप यूक्रेन के साथ में इमेजिन भी मत करिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऑलरेडी उस कंडीशन से कमजोर हो चुकी है जब से पेट्रोल पाइपलाइन वो टूटी है। अब उसके बाद में पोलैंड और रोमानिया को डराने की कोशिश। सबसे इंपॉर्टेंट है, नाटो और अमेरिका के लिए संदेश क्या है, ये बोल रहे हैं कि हम सीमा रेखाओं को धकेल सकते हैं पर युद्ध भड़काए बिना। युद्ध नहीं भड़क रहा, लेकिन तुमको औकात याद दिला रहे हैं हम कहां तक एंट्री लेंगे। अब ये सारी बातें, रक्षा बजट बढ़ाना और ये सारी चिंता जो है वो परेशानी का कारण जो है वो ट्रंप के लिए निश्चित रूप से बन रही है। क्योंकि ये कितना ग्रेट अमेरिका को बनाएंगे और कितना रिग्रेट की तरफ ले जाएंगे, ये तो इनको समय बताएगा। लेकिन ये जो युद्ध है, ये युद्ध अमेरिका के लिए जो पैसों की मशीन बना था, उसके ऊपर तो साहब पानी ढंग से फिर चुका है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या वाकई में तीसरा विश्व युद्ध करवा पाएंगे? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जाएगी? या रशिया जिस मोड में आया है, ये प्री अटैकिंग मोड है, ध्यान रखिएगा, ये प्री अटैकिंग मोड, अटैकिंग मोड अभी आया नहीं है। और ये प्री अटैकिंग मोड ही काफी हद तक इनको बैलेंस करने के लिए काफी है। और दुनिया में यदि सिचुएशन कुछ पीक लेवल पे जाती भी है, तब भी परिस्थिति रशिया के पक्ष में ही होगी, इसमें कोई तरह का शक नहीं है। तो साहब अब नाटो के अंदर आने वाले थे यूक्रेन की एंट्री बंद है। 4 देश, हंगरी और रोमानिया वैसे दुखी हैं, तो अब पोलैंड और माफ कीजिएगा हंगरी और स्लोवाकिया वैसे दुखी हैं। अब पोलैंड के साथ में अब यहां पे रोमानिया, ये 4 देशों का जो है एक तरह से तकदीर काफी कड़के में जा चुकी है। क्या आपका ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स ओपन है। और हां, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो दोस्तों के साथ में शेयर करके अभी इस सेशन को जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका कमेंट, आपका शेयर और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे हौसले को बढ़ाता है, कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। साथियों, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन। जय हिंद, बाय बाय।